कोविड-19 महामारी के कारण इस बार किसान भाइयों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। बासमती की खेती में किसी भी तरह की समस्या ना आए, इसके लिए बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान जूम ऐप के माध्यम से किसानों के बीच में जा रहा है और ऐसा ही हमने पहला प्रयास किया दिनांक 13 जून 2020 को, जिस दिन हमने एक मीटिंग आयोजित की। आइए हम आपको उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जिससे आपकी भी कई शंकाओं का समाधान हो सके। तो बासमती की जहाँ तक बात है, अच्छी बात यह है, कोरोना के इस विपरीत परिस्थितियों में जब पूरा दुनिया इस कोरोना से पीड़ित है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सबसे आगे निकल के आया है। यदि आज की तारीख में अपने देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोई भी बात की जाए तो हर आदमी सबसे पहले खाना मांग रहा है, और खाने को सब लोगों तक अच्छा खाना पहुंचे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें हमें गर्व होना चाहिए कि भारत के किसान पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। हम चावल के नंबर एक पर हैं एक्सपोर्ट करने में। पूरी दुनिया का हम पेट भरते हैं, पूरी दुनिया को हम चावल खिला रहे हैं। और गेहूं के मामले में भी हम कहीं से कम नहीं है, हम कोई इंपोर्ट नहीं करते बल्कि बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस ये गर्व की भी बात है, लेकिन उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि यदि हम लोग, बहुत सारी एडवर्स कंडीशन रही हैं, विपरीत परिस्थितियां रही हैं, किसानों ने भी फेस की हैं। यदि हम लोग अच्छा पैदा नहीं कर पाएंगे तो हम ज्यादा लोगों को पहुंचा भी नहीं पाएंगे, खाना ही नहीं दे पाएंगे। तो खाना देना जरूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और इसी बात को बीईडीएफ ने भी एक चैलेंज के रूप में लेके हमने कोशिश की थी। हमारे पास बीज था, किसानों के लगातार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से फोन आ रहे थे कि साहब बीज कैसे मिलेगा। तो एक हमने यूनिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की, डिमांड ली, और जहां पर कई किसानों की डिमांड थी वहां हमने उन सभी को यहाँ से ट्रकों के माध्यम से भेजा और बहुत से किसानों को हमने पास दिए, जिससे वो आके लेके गए। तो एक चरण पूरा हुआ। अब बात है कि खेती हम कैसे अच्छे से करें, और नर्सरी के ऊपर आज बात करेंगे। मैं जानना चाहूंगा, डॉक्टर विपिन जुड़ चुके हैं क्या? डॉक्टर विपिन आ गए हैं हमारे साथ? शायद अभी नहीं आए हैं। जिला कृषि अधिकारी श्री डॉक्टर प्रमोद सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यदि जुड़ चुके हैं तो वो प्लीज अपने को अनम्यूट करें। डॉक्टर साहब मैं आ चुका हूँ। डॉक्टर साहब मैं आ चुका हूँ। देखिए, डॉक्टर विपिन आ चुके हैं। आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस तरह से हो, क्या पोषक तत्व चाहिए, वो है। मैं बहुत सारे चेहरे देख रहा हूँ, और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड सभी जगह से लोग आए हैं। तो हम ऑफिशियली इसको, क्योंकि समय चला जाएगा, मैं ही बोलता रह जाऊंगा, ऑफिशियली शुरू करते हैं। अभी जो टाइम बचा है हमारे पास 20 मिनट का, 10 मिनट में साइंटिस्ट और अधिकारी बोलेंगे, और 10 मिनट हम किसानों के लिए रखेंगे, जो वो अपनी बात एक एक करके बोलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से पहले अनुभव में कुछ खट्टा मीठा होगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे ही पहले शुरू करने में प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क नहीं था। लेकिन आगे ना आए और अगली मीटिंग हम अच्छे से करें, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं दो शब्द डॉक्टर प्रमोद सिरोही जी से सुनना चाहूंगा, क्योंकि इस मीटिंग आज ये जो हुई है उसके पीछे वही है। असल में एक देश के ऑर्गेनिक किसानों का ग्रुप है, जिस पर मैं भी हूँ। हमने उनकी एक मीटिंग की थी, काफी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई वो। उसके बाद सिरोही जी ने कहा साहब आप किसानों के लिए कीजिए और हम भी रहेंगे। तो सिरोही जी हैं, ये अपने को अनम्यूट करें प्लीज। डॉक्टर प्रमोद सिरोही जी हैं, मैं देख रहा हूँ जी। हाँ, सिरोही साहब आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने। हाँ, और मैं चाहूंगा 2 मिनट आप जरूर किसानों को अपना संदेश दें, जिसके बाद हम फिर आगे, जब तक आगे की कार्यवाही शुरू करें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। सभी लोगों को नमस्कार। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि इतने बड़े इवेंट में आप मुझे शामिल कर रहे हैं, और अच्छी बात है। कल हमारी जो मंडल स्तरीय गोष्ठी हुई थी, और उसमें आप आए और आपने बात अच्छे से रखी,
आपने देखा भी होगा कि इस बार धान का जो बासमती धान का जो बीज है वो सफलतापूर्वक ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने दिया भी है सर। तो और जो आपके जो उठाए जा रहे बिंदु हैं कि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग जो है कम किया जाए, उसमें भी अवेयरनेस आ रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे पेस्टिसाइड इस बार जो कि काफ़ी सेंसिटिव हो चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध हो गए थे उनके, तो उनको बैन कर दिया है। तो जो अनभिज्ञ किसान रहते हैं उनको अच्छा रहेगा कि वो दुकान पे मिलेगा ही नहीं, तो वो पेस्टिसाइड वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो हमारे बासमती की जो गुणवत्ता है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आने वाले समय में वो सूची भी मैं शेयर करूँगा। प्रोडक्शन को लेकर के, वैरायटी को लेकर के आप ही लोग बेहतर बताएंगे, और मैं चाहूँगा कि विभाग में, कृषि विभाग में भी बासमती को लेकर के आपका रोल और किसानों की भूमिका इसी प्रकार से बढ़ती रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात बड़े अच्छे से कही, और जो सबसे बड़ी बात थी वो एक ही थी जिसके लिए BEDF, एपीडा और हम सब किसान भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोड्यूस है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स के अंश ना हो, क्योंकि एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेस्टिसाइड्स के अंश होने की वजह से है। और बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे बीच में विनीता सुधांशु जी हैं जो DGM है एपीडा की, और एपीडा वो है जो बासमती या कोई भी एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट को देखता है। तो एपीडा से विनीता जी हमारे साथ हैं, DGM हैं। आप जो है राइस को ही देख रही हैं कि चावल का एक्सपोर्ट के ऊपर पूरा काम है। GM साहब को भी, शायद नैयर साहब को भी जुड़ना था, बट वो अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे डायरेक्टर भी अभी इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं। तो उससे पहले मैं विनीता जी से ही कहूं, क्योंकि टेक्निकल बात करें उससे पहले एक बार विनीता जी हमें बताएं, एक्सपोर्ट के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि हम ये जो किसान आप देख रही हैं ये 5 स्टेट्स के हैं, और इन 5 स्टेट के किसान हर तरह से तैयार हैं अच्छे से अच्छी फसल पैदा करने को। उनमें इतनी जिज्ञासा है। कई किसान, मैं आपको बता दूं, मेरे ऑफिस में भी बैठे हैं दूसरे रूम में अपने फोन के माध्यम से, वो इस मीटिंग में उन्हें लगा यहीं से कर लेंगे, तो वो तो सब पैदा करेंगे, बट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम ना आए, एक्सपोर्ट ज्यादा हो और प्रॉपर रेट मिले। तो उससे रिलेटेड कुछ 1-2 बिंदु आप 2-3 मिनट में प्लीज आपको हमारे किसान भाइयों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितेश। मैं BEDF के इस मंच में सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूँ, और फाउंडेशन और ये जो फाउंडेशन बनाया है, जो मेहनत मेरे डॉक्टर रितेश ने की है, इट्स रियली एग्जाम्पलरी, और इसको ऐसे ही आगे चलाते रहिए डॉक्टर रितेश। और मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर रितेश को कि मुझे इस मंच में ये मौका देने के लिए कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। ये बात सही है कि अच्छे उत्पाद के लिए और उत्पादन के लिए निर्धारित मानकों को समझना बहुत जरूरी है। तो तभी हम जब आगे की एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जब तक हम इन मानकों को ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम एक्सपोर्ट अपने प्रोड्यूस को नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितनी भी मेहनत अपने किसान भाई हमारी कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे उन्होंने मुझसे एक कमिटमेंट, मतलब एक मेरा सपोर्ट मांगा एपीडा की तरफ से कि मैं, ताकि हमारे किसान भाइयों का प्रोड्यूस जो है वो एक्सपोर्ट करने में उनको कोई परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि जो आप जितने भी जो निर्धारित मानक हैं उनका आप बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करें, और ताकि हम एक अच्छे प्रोड्यूस को पैदा कर सके। और जैसे अभी आपने सोचा, तो मैंने ये था कि ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है तो मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहूंगी कि हम एपीडा ने एक फार्मर कनेक्ट पोर्टल बनाया है, जिसमें हमारे फार्मर्स लोग अपनी लीड डालते हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स भी अपनी लीड डालते हैं। जिस फार्मर के पास जो प्रोड्यूस अवेलेबल है वो उधर अपना मेंशन कर देता है। तो डॉक्टर रितेश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जितने भी FPO ग्रुप हैं और किसान भाइयों का जो ग्रुप है उनको उसमें रजिस्टर कराइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टर्स उनसे इंटरेक्ट कर सके और उनके प्रोड्यूस को ले सके। सिर्फ ये नहीं कि खाली एक्सपोर्टर, जो किसान भाई एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं वो एपीडा की तरफ से मैं एश्योरेंस देती हूँ कि मैं राइस डिपार्टमेंट देखती हूँ, तो मैं उनका हैंड होल्डिंग करूंगी। आई एम रेडी फॉर दैट। मैं हैंड होल्डिंग करूंगी, सब्जेक्ट टू दैट कि आपको अपनी क्वालिटी के, अपने जो पेस्टिसाइड का यूसेज है उसका बहुत जुडिशियस यूज करता है,
ये कमिटमेंट मैं किसान भाइयों से लेना चाहूंगी। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दूंगी। रितेश जी, आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है और किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि चावल के उत्पादन के लिए और निर्यात के लिए बीडीएफ के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहें, जैसे कि आप जुड़े हुए हैं। और जहां भी हमारा एपेडा का इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, हम आप लोगों के साथ हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर रितेश। थैंक यू विनीता जी। अच्छी बात यह है कि आपने कहा कि किसान यदि एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप उनको पूरा सहयोग देंगी, और हम उम्मीद भी यही करते हैं। एपीडा लगातार ये करता रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि इस पर कई एफपीओ भी शामिल हैं, जिसमें भावना सेवा संस्थान शाहजहांपुर से है और एक एफपीओ मुरादनगर से है जो यादव जी चलाते हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। उसके अलावा भी कई लोग होंगे, हो सकता है मैं उनको नाम से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं। राजकुमार जी भी मुझे दिख रहे हैं, ये भी बहुत काम कर रहे हैं किसानों के बीच में, और ये सारे बहुत संघर्षशील और बहुत मेहनती किसान रहे हैं। अभी क्योंकि मुझे नहीं पता ये कब बंद कर देगा जूम, ये हमने पहले शुरुआत की है। यदि हमें सफल लगेगा तो आगे हम इस जूम का पैकेज खरीद भी लेंगे, जिससे कि हम लंबे समय तक और ज्यादा किसानों ज्यादा आप 2 घंटे तक का 2-3 घंटे का टाइम ले सकते हैं। जी जी जी। और तो आप इस बीच में मैं यही बोलूंगी डॉक्टर रितेश की, जितने भी लोगों का, जैसे आपने भावना सेवा संस्थान शाहजहांपुर बताया या और भी जो लोगों का नाम लिया है, तो आप उनको प्लीज उनको मोटिवेट कीजिए। और मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी। एक हमने वीडियो बनाया है किसान भाइयों के लिए कि कैसे उस फार्मर कनेक्ट पोर्टल में, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगी, तो वो आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। हाँ, उसको जब हिंदी में हो जाएगा तब हम करेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश में है। कोशिश हाँ, करते हैं। ठीक ठीक अच्छा ठीक, मैं हिंदी में कराने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो अब मैं 5 मिनट में ले लेता हूँ बासमती की, क्योंकि आज का हमने जो टॉपिक रखा था वो नर्सरी रखा था। तो नर्सरी के ऊपर हम बासमती की कैसे डालें उसको मैं लेना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात, एक पृष्ठ में आपके वीडियो भी चलता रहेगा, जिससे आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर रहे। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी शायद। पहला काम जो था वो था कि हमको बीज अच्छा लेना था। बीज आपने ले लिया है, लेकिन जैसे बीडीएफ भी हमेशा दावा करता है कि हम देश का सबसे अच्छा बीज दे रहे हैं, बट आप उस पर भी विश्वास मत कीजिए। पहला काम हमारा नर्सरी के लिए है या खेती के लिए है, जो इनपुट हमारे पास आ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, और वो अच्छी क्वालिटी के आए हैं या नहीं उसकी गुणवत्ता आपने भी जांचनी है। इसके अलावा क्योंकि ये बीज है, प्रोसेसिंग होती है मशीनों से, तो आपको ध्यान रखना है कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, पहले अपने यहाँ प्योर करना है। आपको ये सुनिश्चित करना है आपकी नर्सरी में एक भी दाना ऐसा नहीं जाना चाहिए जो खराब हो, कमजोर हो। आपकी नर्सरी में नहीं जाना है। करना क्या है, बड़ा साफ पीछे दिख भी रहा होगा, पानी ले लीजिए, उसमें आप नमक मिला लीजिए। नमक घोलने से पानी का गाढ़ापन बढ़ जाएगा, और इसमें फिर आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप इसमें बीज को गिराएंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं। हल्के हल्के बीज को गिराइए, थोड़ा और स्लो गिराइए, इस वीडियो से कम। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो ऊपर की तरफ बहुत सारे दाने तैर रहे हैं, ये सारे दाने जो तैर रहे हैं ये सब हल्के दाने हैं, कमजोर दाने हैं, बीमारी ग्रस्त हो सकते हैं। हमें इन सभी को निकालना है, और निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है। आप हाथ से निकाल सकते हैं, छलनी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप जो तली में बैठा हुआ बीज है उसी को प्रयोग करना है। लेकिन एक कंफ्यूजन मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे किसान भाई नमक के पानी में ही बीज को भिगोए रखते हैं। ऐसा कतई ना करें। नमक जो है उसकी वजह से आप देखेंगे जो ये बीज है इसके जमाव के ऊपर फर्क पड़ जाता है। इसलिए जैसे आप देख रहे हैं, साफ पानी डाल के कम से कम 2 बार धोइए, जिससे उससे नमक के अंश हट जाएं। और ये जो बीज आपका तैयार हुआ है, ये बीज आपका प्योर बीज है। इसके बाद इसका उपचार करना है। यदि आप रासायनिक विधि से उपचार कर रहे हैं तो आप कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, कार्बेंडाजिम का एमआरएल यूरोप में 0.01 है, यानी कि जरा भी अंश मिला तो वो चावल हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो कार्बेंडाजिम का प्रयोग केवल पौध उपचार तक सीमित करना है। बीज उपचार कीजिए, अंश नहीं आएंगे। पौध उपचार कीजिए, अंश नहीं आएंगे। उसके बाद खेत में कार्बेंडाजिम बासमती में प्रयोग नहीं करना है। तरीका साफ है,
दो तरीके हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं कि पानी, हमने साफ पानी लिया, उसमें बीज डाल दिया और कार्बेंडाजिम को पानी में घोल के इसमें इस तरह से मिला दिया और ये 24 घंटे के लिए आप छोड़ देते हैं। 24 घंटे में ये सारा जो बीज है ये सोकिंग के लिए हमने छोड़ दिया और उसके बाद 24 घंटे के बाद आप इस बीज को निकालेंगे। निकालने के बाद इस तरह से आप देखें, बोरे के ऊपर रखें और अच्छे से बोरों से इसको ढक दीजिए, इसको नमी बनाए रखिए। 24 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए तो आपके बीज में इस तरह से जमाव हो जाएगा, जैसे आपने अभी पीछे देखा, सारे बीज जम जाएंगे हल्के हल्के। दूसरी तरफ आप नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी में क्यारियां हो सके तो चौड़ाई कम रखें, 1.5-2 मीटर रखें, लंबाई आप कितने भी मीटर रख सकते हैं। इस प्रकार से उसको लेबल कीजिए। लेबलिंग बहुत आवश्यक है। नर्सरी अच्छी डाली तो समझ लीजिए आपकी फसल अच्छी होगी। जहां मिट्टी कम है, ज्यादा है, उसको आप हटा दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए। उसके बाद इसमें खादों का प्रयोग करना है और खादों का प्रयोग कितना करना है उसके लिए अभी डॉक्टर विपिन बताएंगे, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। बट इसी समय पर आप खाद मिलाएं और खाद मिलाने के बाद फिर एक बार फाइनल लेबलिंग करें और फिर जो आपका बीज है, इस बीज को, अंकुरित बीज को शाम के समय आपने नर्सरी में डालना है, दिन के समय नहीं डालना है। ये छोटी छोटी बातें क्यों हैं? क्योंकि पानी आपका 2-2.5 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। और थोड़ा यदि ये पानी गंदा है, यानी कि लेबलिंग की और उसके तुरंत बाद आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी में जो मिट्टी मिली हुई है ये मिट्टी इस बीज के ऊपर बैठ जाएगी और इसके बाद आप जो बीज है समान रूप से बिखेर देंगे और इस प्रकार देखेंगे आपकी नर्सरी पूरी बढ़िया से तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे ये नर्सरी आगे बढ़ेगी। इसमें आपने टॉप ड्रेसिंग के लिए भी, जैसे डॉक्टर विपिन बताएंगे, यूरिया की आवश्यकता है वो करें। हरी खाद जरूर लेने की कोशिश करें। हरी खाद नहीं है तो गोबर की खाद जरूर डालें, बर्मी कंपोस्ट जरूर डालें और आपकी नर्सरी जब तैयार हो जाती है तो उसको प्रयोग करें। लेकिन कितने दिन की प्रयोग करनी है, और जो सबसे प्रमुख बात थी जो मुझसे छूट गई वो थी कि कितना एरिया लेना है। सारी कहानी उसी से शुरू होती है। अभी बहुत सारे जागरूक किसान हैं, हमसे भी लड़के ब्रीडर भी ले जाते हैं, ब्रीडर सीड भी, लेकिन थोड़े एरिया में ज्यादा बीज डाल देते हैं। तो प्लीज आपको एरिया का विशेष ध्यान रखना है। 1 किलो बीज के लिए 25 वर्ग मीटर एरिया ही आपको लेना है, इससे ज्यादा एरिया नहीं, इससे कम एरिया नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, नर्सरी अच्छे से डालेंगे, जिंक यूरिया की कमी नहीं होने देनी है। तो ये मोटी मोटी बात, क्योंकि आज पहली मीटिंग है और हमारा प्रयास ये था कि एक बार हम ये मंच बना लें, फिर हम भले ही दूसरे तीसरे दिन या जैसे आवश्यकता होगी या किसानों की मांग होगी उस तरह से करते रहेंगे। शॉर्ट में मैंने सिर्फ नर्सरी के ऊपर बात की है और अभी मैं आगे भी क्योंकि चर्चा चलेगी तो मैं डॉक्टर विपिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज आए और क्या क्या खाद डालनी है वो बताएं। डॉक्टर विपिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्हें महारत हासिल है और न्यूट्रिएंट के ये स्पेशलिस्ट है और कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में पोस्टेड है। डॉक्टर विपिन प्लीज आप जरा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आ रही है सभी किसान भाइयों को? बिल्कुल सर। पहले तो सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको धान पुरुष कहता हूँ और धान पुरुष भी अब नहीं कहूँगा बासमती पुरुष। और साथ में धन्यवाद मैडम जी का, ज्यादा समय धन्यवाद में इतनी नहीं लिया। मैडम जी बहुत अच्छा ये लगा कि अभी तक तो मैं रितेश जी को धान पुरुष बोलता था और बासमती पुरुष बोलता था। इनको 12 बजे भी एक बार मेरा मौका लगा इनके साथ पानीपत में एक मीटिंग में जाने का, तो 12 बजे किसान ने फोन कर दिया, तो 12 बजे हमें छोड़ के उस किसान की बात सुनने चले गए। किसान के लिए आदमी और धान के लिए दिन रात अपना समय देता है और कोविड के इस प्रकोप में भी किसान के लिए समय, ये मंच निकाल लिया। किसी तरीके से किसान के सूचना पहुंचे उसके लिए आप जी जान से लगे रहते हैं। और आज अच्छा ये लगा कि एपीडा किसान के एक्सपोर्ट की चिंता कर रहा है कि किसान का चावल किसान के द्वारा एक्सपोर्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। अब मैं अपनी बात कहूंगा, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि नर्सरी में हमें किस तरीके से बीज डालना है, तो ये बहुत अच्छी चर्चा रही। इसमें मैं 2 चीजें जोड़ूंगा। किसान भाई कोशिश करें, आजकल हमारे पास बहुत किसानों के फोन ये आ रहे हैं कि नर्सरी हमारी सफेद पड़ गई या ऊपर से पीली पड़ गई। तो मैं बात यहाँ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि किसानों की जो समस्या आ रही है, पीली पड़ गई या सफेद पड़ गई, वो वहाँ
वो होती है, पीली जो परती है वो पानी भर के छोड़ देते हैं और गर्म पानी हो जाता है, उसकी वजह से पड़ती है। सफेद पड़ती है यदि हम ऊंचे के स्थानों पर डालते हैं तो वहां फेरस या आयरन तत्व की कमी के कारण वो सफेद पड़ती है। तो मेरा न्यूट्रिशन का जो टॉपिक मुझे दिया गया है डॉक्टर शर्मा द्वारा, मैं उसमें अब आता हूँ। इसमें सबसे पहला काम ये करना है, खेत की जो भी आपने क्षेत्र लिया है नर्सरी का, एक तो जैसे डॉक्टर रितेश शर्मा जी ने बताया, आप कृपया करके हाथ जोड़ से विनती है, मैंने एक दिखाया किसानों को 12 बीघे में धान की रोपाई करनी है, एक हाथ के बराबर के क्षेत्र में नर्सरी डालते हैं। ऐसे किसान डाल रहे हैं जो 10 साल से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि नर्सरी तो छोटे से एरिया में कर लो, बाकी में धान रोपाई करेंगे सारे में, लेकिन उससे क्या है हमारा पौध हल्की रह जाती है। तो ये डॉक्टर रितेश जी की विनती है और मेरी तो परम विनती है कि जब उसे फैलने के लिए जगह नहीं दोगे तो फिर मोटी नहीं होगी, मोटी होने के लिए फिर इंजेक्शन मत लगाओ। फिर हम जाते हैं दुकानदार के पास, कभी कोई जैम दे दे, बाल्टी दे दे, और उससे हम पोषण करते हैं, उसको स्थान दो, वो अपने आप मोटी होगी पौध। तो सबसे पहला काम, पर्याप्त जगह लीजिए, उसकी अच्छी से जुताई कीजिए, उसके बाद पानी भर के जो समतलीकरण का कार्य कर लिया, एक बार समतलीकरण का कार्य करने के बाद आपको खाद डालना है, जितने भी केमिकल खाद उस समय डालने हैं, और एक खाद जिसको कहते हैं हम गोबर की खाद या केंचू की खाद, ये पहले डाल लेनी है आपको जुताई के समय, लेकिन डालनी उसी दिन है। ये नहीं कि जैसे हम लोग पहले एक परंपरा थी कि गोबर की खाद 10 दिन पहले डाल लो, 15 दिन पहले डाल दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए आपको 1 कुंटल से लेकर 1.5 कुंटल गोबर की खाद लेनी है। दोबारा सुन लीजिए, 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए गोबर की खाद लेनी है 1 कुंटल से लेकर 1.5 कुंटल पूर्णतः सड़ी हुई। और यदि किसी किसान भाई के पास केंचू की खाद पर्याप्त मात्रा में है तो वो 75 किलो से लेके 1 कुंटल तक लेनी है केवल। उसको खेत में अच्छी तरह फैला दीजिए। गोबर की खाद में विशेष ध्यान ये रखिए कि वो पूर्णतः सड़ी हुई होनी चाहिए, वरना वो भविष्य में दीमक की समस्या पैदा कर सकती है। उसको अच्छे से बारीक कर लीजिए। कभी कभी किसान क्या करते हैं कि लिया फैला दिया, मोटे मोटे उसमें ढेले होते हैं, उससे कोई फायदा हमको नहीं मिलता, क्योंकि जितनी हमारी मिट्टी भी और खाद महीन होगा उतना ही हमारे पौध को जमने में सहायक होगा। ठीक, ये काम करने के बाद फिर हमने उसमें पानी भर के समतलीकरण कर दिया, जिस तरीके से अभी वीडियो में आपको दिखाया गया था। उसके बाद 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए, नर्सरी के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, खेत के क्षेत्रफल की नहीं, 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए आपको, हाँ सर, बस हमारे पास 9 मिनट बची हैं, तो 1 मिनट में आप ओवर करें। ठीक है सर। 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 5 से 6 किलोग्राम डीएपी, 2 से 3 किलोग्राम पोटास और 400 ग्राम जिंक सल्फेट और 200 ग्राम फेरस सल्फेट, ये खाद आपको लेना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, डीएपी के साथ जिंक सल्फेट नहीं मिलाना है। और इन खादों को आप जब एक बार समतलीकरण कर दिया, जैसे डॉक्टर रितेश ने बताया था, दोबारा खाद डालने के बाद करना है, तो उससे हमारा खाद वो मिट्टी के साथ मिल जाता है अच्छी तरह। उसके बाद आप उसमें अपना बीज डालें। और किसान भाई जो चाहते हैं पौध हमारी जल्दी बढ़वार हो, पौध लगाने के 8 से 10 दिन उपरांत, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, सस्ती चीज बता रहा हूँ, हर किसान के पास मिल जाएगी, सरसों की खली लेकर उस सरसों की खली को 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में केवल 10 किलो सरसों की खली, उसको थोड़ा महीन कर लीजिए, डाल दीजिए। शाम के समय खेत में उस नर्सरी में पानी लगाइए और आपकी 21वें दिन नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा जब प्रश्न काल चलेगा, कोई समस्या होगी, मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे पास 7.5 मिनट हैं और मैं एक सूचना दे दूं, 2 अति विशिष्ट लोग हमारे बीच में जुड़ गए हैं। एपीडा के जनरल मैनेजर श्री एस नैयर साहब और बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री AK गुप्ता जी। तो यदि आप लोग कहें तो मैं आधा मिनट या 1 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा नैयर साहब से कि सर प्लीज एक बार, क्योंकि आपको लोग पहचान भी लेंगे और शायद किसानों का हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, इसलिए प्लीज 1 मिनट आप किसानों को करें। नैयर साहब। धन्यवाद रितेश जी। आई होप मेरी आवाज आ रही है। जी 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 बिल्कुल आ रही है सर। मैं देखिए चूंकि मेरे पास समय का अभाव है, तो मैं सबसे पहले तो इस देश के अन्नदाता को
दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग अगर हैं तो सिर्फ आप ही लोगों की वजह से है, तो आप लोगों को कोटिश कोटिश प्रणाम। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, मैं बीईडीएफ को बधाई देना चाहूंगा कि कितने अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, और ये न केवल किसानों के लिए बल्कि हम सबके हित में है, क्योंकि अगर किसान को पैदावार अच्छी मिलेगी, निर्यात अच्छा होगा, तो किसान को उसका उसी हिसाब से उसका मूल्य भी ज्यादा मिलेगा। तो क्योंकि समय का अभाव है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसा कि मुझे इन्होंने 1 मिनट का समय दिया था, मैं 45 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, तो ये मेरी अचीवमेंट है। तो आप सबको पुनः एक बार प्रणाम और बहुत बहुत मुबारकबाद, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं गुप्ता सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 1 मिनट में थोड़ा हम सब किसानों को और हमको अपनी बात जरूर कहें। सर आपको सर अब आप बोलें सर, आ रही है आवाज? हाँ ठीक है। हाँ, जो किसान भाई इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, और ये कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आपके हित में शुरू किया गया है, तो आप लोग इससे पूरा फायदा उठाने का प्रयास करें, और बीईडीएफ को आपकी तरफ से मशवरा दें कि हम इसमें, जैसे डॉक्टर रितेश ने कहा कि कब कब हम आपसे बात करें और किस विषय पर आप जानकारी चाहेंगे, और जैसे जैसे हम ये पूरी क्रॉप सीजन में जो स्थिति होगी, जो क्रॉप की आवश्यकता होगी, उस सब्जेक्ट पर बात करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। रितेश कैरी ऑन। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसान भाइयों से, अब ये पूरा मंच आपके लिए खुला है, जितना भी समय है हमारे पास, आप अपनी बातें अपने को अनम्यूट कीजिए एक एक करके, और जिसको जो बात कहनी है या प्रश्न पूछना है या जो समस्या है वो प्लीज कीजिए, लेकिन एक एक करके कीजिए प्लीज। जो कोई भी, आप हाथ भी कर सकते हैं, आप अपनी ओर से अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। अजय कुमार, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोले अजय जी। पहले अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए सर, नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए अजय जी, बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, बोलो सर। ये जैसे पीओद में बताया आपने गोबर की खाद, डॉक्टर साहब ने, तो ये गोबर की खाद ना गिर के सर इसमें जो क्या नाम, ये कार्बन डाइजाइम जो पौध तैयार हुआ उसके बाद में उखाड़ने से पहले घेर दे तो सर? नहीं, उखाड़ने से पहले नर्सरी में। हाँ विपिन जी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बोले सर। सर ये जो बताया गया है ना खाद, ये नर्सरी एरिया के लिए बताया गया, जहाँ पर आपको पौध डालनी है, पौधशाला के लिए बताया गया है। और इसी कारणवश बहुत से किसान आजकल कोई पशु की संख्या कम हो गई है, गोबर की खाद नहीं मिलती है, तो केंचू की खाद हर जिले में बहुत से किसान बना रहे हैं, वहां से ले सकते हैं। और ये 75 किलो से जो 1 कुंटल बताई गई है, या 5 से 6 किलो डीएपी बताया गया है, ये बताया गया खेत की क्षमता के हिसाब से। बहुत से खेत मजबूत होते हैं तो वहाँ आपका 75 किलो बहुत है 500 वर्ग मीटर के लिए, तो इतना वर्मी कंपोस्ट आसानी से मिल जाएगा, गोबर की खाद भी आसानी से मिल जाएगी नर्सरी के लिए। राजकुमार जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, मैं देख रहा हूँ। राजकुमार सांगवान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कोई और किसान भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ बोले सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ संजीव। हाँ बोले संजीव जी बोले जी सर जी, हम कुछ एरिया में देखने को मिल रही है कि नर्सरी में बकानी रोग का प्रकोप चल रहा है। जी इसका कोई उपाय बताएं डॉक्टर साहब। हाँ सूबे सिंह जी, बकैनी रोग एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई कारगर दवा हमारे पास नहीं है, लेकिन यदि हम 2-3 काम कर लें, पहले बीज का उपचार जरूर करें, और टाइम का भी फर्क है, क्योंकि बहुत सारे लोग 1500 की नर्सरी, अभी से आप अब म्यूट कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। 1509 की नर्सरी लोग मई से ही डालना शुरू कर रहे हैं, उसका टाइम अभी नहीं आया है। हर वैरायटी का एक समय है, यदि आप जल्दी करेंगे तो उसमें बकेने और ज्यादा मिल रहा है, और बकेने आ गई है तो आप उन पौधों को निकाल दें, मुख्य खेत में न जाने दें, ट्राइकोडर्मा डालें और स्यूडोमोनास का स्प्रे करें।
और कोई प्रश्न? जी सर। हाँ सर मैं ये कहना चाह रहा था। जी बोलें। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलते रहिए, समय कम है, 1.5 सर मिनट मैं ये, है। हाँ सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हम जैविक धान की बात कर रहे हैं अभी, तो अगर यदि हम उसमें खरपतवार नाशक ना लगाएं और लेबर की शॉर्टेज है, तो हम ऐसी कौन सा केमिकल उसमें यूज कर सकते हैं खरपतवार के लिए जिसका एसेंस उसमें ना मिले और हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी तैयार हो जाए? देखिए प्रेटिला क्लोर या टॉप स्टार आप यूज करेंगे, उसके अवशेष के आपके धान में बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन उसकी मात्रा ध्यान रखें, 45 ग्राम पर एकड़ आपको टॉप स्टार करना है और 400 ml पर एकड़ आपको प्रेटिला क्लोर करना है। हेलो जी जी, जी लास्ट प्रश्न है। टाइम की बाउंडेशन भी तो होगी हाँ सर? 15:09 का हाँ टाइम की बाउंडेशन। हेलो, लास्ट 1 मिनट बचा है, कभी भी ये बंद हो जाएगा। एक प्रश्न जी लास्ट नर्सरी के लिए नर्सरी का टाइम बता दीजिए। 15:09 का। 15:09 की नर्सरी 25 जून के बाद डालें। और बताएं सर गीली और सूखी नर्सरी में क्या फर्क है? गीली और सूखी नर्सरी में बहुत फर्क है, लेकिन अब समय जा रहा है, मैं लास्ट में इस प्रश्न का उत्तर सर ये ग्रुप पर दे दूंगा। 17-18 की संपर्क कर लेंगे। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं ग्रुप पर आपको दे दूंगा। अभी आप सभी लोग जो है, पहले तो मैं एक बार धन्यवाद आपको कर दूं कि आप लोगों ने समय निकाला है, और दूसरी बात यह है कि अगली मीटिंग हम जल्दी रखेंगे। आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन, हमने जितने पार्टिसिपेंट हैं इनका एक ग्रुप बना दिया है,